स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में यूपी से लेकर बंगाल तक सियासी तापमान की बात करेंगे। सबसे पहले बात यूपी में मलिहाबाद किले को लेकर छिड़े सियासी घमासान की करेंगे। लखनऊ में पासी समाज अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है। पासी समाज के नेता सूरज पासी अपने समर्थकों के साथ मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान पासी समाज के नेता सपा सांसद से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, पासी समाज से होने के बावजूद आरके चौधरी मलिहाबाद किले पर उनका समर्थन नहीं कर रहे। दरअसल पासी समाज मलिहाबाद के किले को राजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला बता रहा है। वहां मंदिर होने का दावा कर रहा है। किले को लेकर मुस्लिम समाज का दावा है कि वो किला नहीं, एक मस्जिद है। लखनऊ के अंदर, लखनऊ जिले के अंदर जो भी किले हैं सबका संरक्षण कराना है। लेकिन और खास तौर से पूरी आवाज बना हुआ राजपासी राजा कंस का किला है, उस संबंध में दो शब्द बोल दीजिए। अब हम ये निवेदन करते हैं। मैं ज्ञापन ले रहा हूँ, अध्ययन करेंगे। मैंने पहले कह दिया, बड़े लोगों में बात करेंगे जी। अगर 1000 साल पुरानी मैंने पहले कह दिया, इन पासियों का गढ़ मलिहाबाद माना जाता है, उस संबंध में दो शब्द बोल दीजिए। हम निवेदन करते हैं मीडिया सामने। मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि आरके चौधरी वो नेता हैं जो सबसे पहले सबसे आखिरी में महाराजा बिलीपासी किले का चारों तरफ बाउंड्री करा दिया। मैंने भैया राजपासी राजा कंस के संबंध में मैं ज्ञापन ले लिया जी। नहीं तो दो शब्द बोल दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, मैंने बोल दिया, आपने सुना नहीं। मैं निश्चित तौर पे इस ज्ञापन का अध्ययन करूंगा, फिर अपने समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करूंगा। बात करने के बाद फिर निश्चित तौर पे हम सबके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव हैं, हमारे नेता हैं। जब मैंने कभी बसपा में रह के कांचराम साहब लेते थे तो सभा में रह के पहले परिवार के हैं भैया कि समाज पहले फिर पार्टी के? पहले तो परिवार के हैं ना। तो राजपासी राजा कंस का नाम अरे हमारे नेता कांचराम साहब थे और परिवार नहीं थे ना, करा नहीं करा उन्होंने। जी जी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, उनके संज्ञान में डालेंगे हम। और उसके बाद फिर निश्चित तौर पे आप भैया क्या कहते हैं कि राजपासी राजा कंस का किला था कि नहीं था? देखो बात यार, जो उचित होगा वही करेंगे। तो उसमें बोलने में क्या समस्या है? अरे भाई, जो आपने लिखा पढ़ेंगे ना हम। अब पासी समाज के लोग सपा सांसद आरके चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। लाखन आर्मी के जो लोग हैं वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौधरी के आवास के बाहर पहुंच गए हैं और सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला मलिहाबाद में सामने आ रहा है, उसको लेकर के उनके मन में जबरदस्त तरीके से आक्रोश है, गुस्सा है और वो चाहते हैं कि सभी समाज के जो लोग हैं वो फिलहाल उनको समर्थन दें। सूरज पासी अपने तमाम लोगों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और फिलहाल सूरज पासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और किस तरीके से वो इस पूरी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। सूरज जी, पूरा देश कर रहा है। सूरज जी, किन मांगों के साथ पहुंचे हैं आप लोग यहाँ पे? जी जी, आरके चौधरी जी को हम ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारा राजपासी राजा कंस का किला सुरक्षित हो सके। आप लोगों को उम्मीद है कि समर्थन मिलेगा पासी समाज के जो बड़े नेता हैं उनसे? भाई उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि हम लोगों ने वोट मांगा है इनके लिए। वोट मांगा है, हमने चुनाव जिताया है, इसलिए अपना हक समझ के इनके पास आए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि हमारी बात संसद तक उठाएंगे और मुखर बिंदु से उठाएंगे। राजपासी राजा कंस हमारे सांसद जी के भी तो हैं। सांसद जी भी तो उसी जाति से आते हैं जिस जाति से हम आते हैं, तो हमको उम्मीद है। सूरज पासी फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवास के ठीक सामने अगर आप देखिए तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं लखनऊ पुलिस के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एसीपी गाजीपुर मौजूद हैं, सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं लखनऊ पुलिस के, और सभी का कहना है कि जो धरना देना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, वो फिलहाल शांतिपूर्ण रहना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे। इसको लेकर के बड़ी संख्या में लखनऊ पुलिस का जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया गया है समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज सांसद आरके चौधरी के आवास के बाहर। अब मलिहाबाद में वो किला है या मस्जिद है, ये तो तय जांच के बाद होगा। मामला कोर्ट तक भी जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत इस विवाद ने समाजवादी पार्टी की बढ़ा दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अगर पासी समाज के साथ नहीं खड़े हुए तो पासी समाज नाराज हो सकता है, और अगर पासी समाज के साथ खड़े हो गए तो फिर जो कोर वोट बैंक है समाजवादी का, मुसलमान वोट बैंक, उस पर डेंट लग सकता है। सूरज पासी का कहना है कि पिछले चुनाव में पासी समाज ने आरके चौधरी को समर्थन दिया, चुनाव लड़वाया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। यह चिंता का विषय है। यह समाज देखे, देश देखे और ये पासी जाति के लोग देखें
मैं अपना सर पीट रहा हूँ सांसद बनाने के बाद। जो ज्ञापन पे एक बार राजपासी राजा कंस का नाम नहीं ले पा रहे हमारे माननीय जी, मैं उनको अपने समाज का नहीं मानता हूँ। आज से मैं आर.के. चौधरी जी को पासी जाति का व्यक्ति नहीं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ, एक बार भी ज्ञापन में नाम नहीं लिया, एक बार नाम नहीं लिया। आप लोग वहाँ पे थे ना, मैंने 10 बार कहा कि एक बार राजपासी राजा कंस का नाम ले लीजिए, एक बार क्या नाम उन्होंने लिया? आप लोग वहाँ पे खड़े थे, किसी ने लिया? आप लोग बताइए। ज्ञापन देखेंगे, अधिकार अपने राष्ट्रीय जी से बात करेंगे, ठीक है। मानवर काशीराम जी का सम्मान है, क्या पासी जाति में वहां से मसूरिया दिन पासी नहीं थे? 9 साल जेल काटी वीरांगना उदय देवी पासी जगलाल चौधरी, क्या वो आइडल नहीं बन सकते? अगला स्टेप देखिए, हम लोग झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। अगर कहीं से हम चोट खाए हैं तो दूसरी जगह जाएंगे। तो पासी समाज की मांग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अखिलेश यादव का पीडीए मॉडल कमजोर हो सकता है। अब तय करना है अखिलेश यादव को कि वो किसकी बात को सुनते हैं और क्या पासी समाज की मांगों को आगे बढ़ाते हैं। बात बंगाल की भी कर लेते हैं, जहां जबरदस्त एक्शन रोज देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी की कमान संभालने के 22 दिन बाद आज उनकी कैबिनेट का भी विस्तार हो गया। थोड़ी देर पहले कोलकाता में लोक भवन में हुए समारोह में 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। जिन चेहरों को शुभेंदु कैबिनेट में शपथ जगह मिली है उनमें तापस रॉय, स्वप्नदास गुप्ता, अर्जुन सिंह और शंकर घोष जैसे चेहरे शामिल हैं। इसके अलावा दूध कुमार मंडल, दीपक बर्मन, मनोज ओरांव, गौरीशंकर घोष, शारद्वत मुखर्जी और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। राजेश महाता, इंद्रनील खान और मालती राव राय ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। शांतनु प्रमाणिक, पूर्णिमा चक्रवर्ती, उमेश रॉय, जोएगा मुर्मू, अशोक डिंडा, आनंद में बर्मन, कौशिक चौधरी, गार्गीदास घोष, भास्कर भट्टाचार्य, दिबांकर और सुमना सरकार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यानी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, रीजनल बैलेंस को साधते हुए आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 35 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली है, जिसमें वरिष्ठ नेता भी हैं और युवा नेता भी हैं। इसके साथ ही साथ महिला चेहरों को भी जगह इस कैबिनेट में दी गई है। इधर बंगाल में शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन ममता की पार्टी टीएमसी में फिलहाल खलबली मची हुई है। वजह है जनता का गुस्सा, जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं, विधायकों और सांसदों पर हमले हो रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी के बाद अब मथुरापुर से टीएमसी सांसद बापी हलदर पर जनता का गुस्सा फूटा। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी सांसद बापी हलदर के दफ्तर पर पब्लिक ने धावा बोल दिया। पब्लिक ने साउथ 24 परगना में बापी हलदर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की है। आरोप है कि गरीबों और बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए जो राहत सामग्री लाई गई थी वो टीएमसी सांसद के दफ्तर के अंदर जमा थी। राहत सामग्री लोगों ने नहीं बांटी, उसे टीएमसी सांसद ने ऑफिस में रख लिया। इस बात से नाराज लोगों ने ऑफिस पर अटैक कर दिया। हालांकि लोगों को सांसद बापी हलदर तो नहीं मिले, नहीं तो उनको भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ता। इससे पहले अभिषेक बैनर्जी, कल्याण बैनर्जी और सौगत रॉय को पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि टीएमसी कह रही है कि उनके सांसदों पर हो रहे हमलों के पीछे बीजेपी का हाथ है। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के बाद बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। अभिषेक पर हमले के खिलाफ टीएमसी आज हर ब्लॉक और वार्ड में विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कल ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर हमले के खिलाफ रानी रासमोनी रोड पर ममता बनर्जी जो हैं वो धरना भी देने जा रही हैं। दरअसल अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ था या अभिषेक बैनर्जी पर जो अंडे फेंके गए थे, उसके बाद टीएमसी ने इसे एक सियासी मुद्दा बनाया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बदले की राजनीति है। बीजेपी के इशारों पर टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि यही पश्चिम बंगाल का इतिहास भी रहा है। जो पार्टी हारती है उसके नेताओं पर जनता का गुस्सा फूट पड़ता है और यहाँ टीएमसी के नेताओं पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। कई जगहों से तो तस्वीरें भी ऐसे सामने आ रही हैं जहां जनता दफ्तर पर हल्ला बोल रही है और दफ्तरों से वैसी चीजें बरामद हो रही हैं जो जनता के सरोकार की हैं। तो ऐसे में टीएमसी सरकार का जो मॉडल था वो भी ध्वस्त हो रहा है। तो इसके साथ ही साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। मनोबल इस लिहाज से कि एक तो विपक्ष में टीएमसी 15 साल बाद बैठी है और ऐसे में अगर कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी के साथ नहीं रहेंगे या कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं रहेंगे, नेता खड़े नहीं रहेंगे, विधायक खड़े नहीं रहेंगे, तो पार्टी का क्या होगा, इसको लेकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास ये बताता
कहता है कि जब जब कोई पार्टी सत्ता से बेदखल होती है, विपक्ष में बैठती है, तो उस पार्टी का नामो निशान मिटने लगता है। और यही चुनौती फिलहाल ममता बनर्जी के सामने है। अब आप सोचिए, शुभेंदु अधिकारी जो सेकंड नंबर पर आते हैं पार्टी में, अगर उन पर हमला हो जाए और पार्टी के तमाम नेता और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खामोश रहे, अभी तक सड़कों पर ना आए, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के साथ हुई मारपीट को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक सियासी पारा हाई हो चुका है। सवाल यह कि अभिषेक बैनर्जी पर हमला किसने करवाया। इस बीच बीजेपी और टीएमसी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से कनेक्शन सामने आ रहा है। गिरफ्तार 5 लोगों में 3 आरोपी सोनारपुर दक्षिण से टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर हमले के मामले में गिरफ्तार निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास टीएमसी की पूर्व एमएलए लवली मैत्रा के खास है। ऐसे में सवाल यह है कि उन्होंने अभिषेक बैनर्जी पर अटैक क्यों किया। कल पुलिस ने जब इन आरोपियों को नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में पेश किया, तो पेशी के दौरान आरोपियों ने माना कि वो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या अपनी ही पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का, नेताओं का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है शीर्ष नेतृत्व के लिए कि वही अपने नेताओं पर हमला करा रहे हैं। 1998 সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, আমি বিজেপিকে মারবো? উনি আমার সাথে যোগাযোগ করে তাহলে আপনাকে কেন ধরলো কেন? अब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मुश्किलें टीएमसी के नेताओं की बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर खुलासे के बाद से बीजेपी अब पलटवार के मोड में आ गई है। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने ही अभिषेक पर प्लान करके अटैक करवाया। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल का दावा है कि अभिषेक बैनर्जी पर हमला टीएमसी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है। वहीं बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का कहना है कि पुलिस के पास आरोपियों के टीएमसी से कनेक्शन के सबूत। ये जनता का गुस्सा है। अब अभिषेक बैनर्जी कल बोल रहे थे कि भाजपा ने करवाया ये, और आज जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहां का टीएमसी विधायक के, एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। तो ये टीएमसी में गोष्ठी दंड तो आज का बात नहीं है, वो बहुत दिन से चल रहा है। क्योंकि ये जो पार्टी है वो तोलाबाजी, सिंडिकेट और कटमनी के ऊपर चलता है। देश सेवा उनका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। वहीं कल्याण बैनर्जी पर हमले को लेकर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने भी बड़ा दावा किया। दिलीप घोष ने कहा कि कल्याण बैनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये सबने देखा है ना, कभी उनको किसी ने मारा ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतने सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं, तो उनको भी थोड़ा संयत रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। इस प्रकार ड्रामा उनको शोभा नहीं देता है। तो एक तरफ बंगाल में टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बदलते ही ममता की पार्टी यानी टीएमसी में भी भगदड़ शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी की मीटिंग में 80 में से 60 विधायक गैरहाजिर रहे। अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर कल ममता बनर्जी ने अपने घर पर एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति तय की जानी थी। लेकिन मीटिंग में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, 60 विधायक गायब रहे, जिसके बाद ममता को बैठक रद्द करनी पड़ी। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के साथ खेला हो रहा है, क्या उनकी पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि विधायक अपने अपने इलाके में बिजी थे, इस वजह से वो नहीं आ सके। आने वाले दिनों में फिर से बैठक बुलाई जाएगी। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। दूसरा मैटर है ये, और नेक्स्ट डेट जो फिक्स होगा वो लेजिस्लेटिव पार्टी से सबको जो सुविधा होगा उस एक टाइम बनाकर, डेट बनाकर वो इन्फॉर्म किया दिया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर सीबीएसई को लेकर आ रही है। सीबीएसई का क्लास 12वीं का रीवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।
पहले प्रक्रिया 29 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन बाद में तारीख बदलकर इसे 1 जून कर दिया गया था। लेकिन आज भी पोर्टल ठप नजर आ रहा है। छात्र रीवैल्यूएशन पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं रहा। ऑफिशियल सीबीएसई पेज पर अभी अंडर मेंटेनेंस मैसेज दिख रहा है और लिखा गया है कि इस सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो लगातार सीबीएसई के इस केस में सरकार की किरकिरी हो रही है। रीवैल्यूएशन जिस वजह से टाला गया था और एक तारीख मुकर्रर की गई थी, 1 जून को इसे खोलने के लिए कहा गया था, अभी भी ये जो वेबसाइट है ये नहीं चल पा रही है। अभी भी अंडर मेंटेनेंस वाला मैसेज आ रहा है, जिसकी वजह से छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि हमने दुरुस्त कर लिया है, सिस्टम को दुरुस्त कर लिया है, साइबर अटैक की तमाम गुंजाइशों को खत्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जस के तस हालात बने हुए हैं। अनामिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, क्या वजह है, बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, उसके बावजूद ये वेबसाइट चल क्यों नहीं पा रही है? हाँ बिल्कुल प्राची, ये तीसरी बार है जब सीबीएसई की वेबसाइट ठप पड़ी है। पहले 19 मई को पोर्टल खोला गया था और 23 मई को ये पोर्टल ठप हो गया था। 25 तारीख तक जो स्टूडेंट हैं उन्हें रीअप्लाई करना था रीवैल्यूएशन के लिए, लेकिन छात्र रात के 2 बजे तक जागते रहे। लेकिन कहीं पे पेमेंट का इशू आया तो कहीं पे वेबसाइट से कॉपी ही डाउनलोड नहीं, स्कैन कॉपी डाउनलोड ही नहीं हुई। फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि 29 तारीख को दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन फिर एक बार वेबसाइट ठप पड़ गई। और आज जब 1 जून को डिक्लेयर किया गया था, बाकायदा सीबीएसई की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था कि 1 तारीख से जो भी छात्र रीवैल्यूएशन कराना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट को खोल दिया जाएगा। यहाँ तक कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास की भी टेक्निकल हेल्प ली जा रही थी इस वेबसाइट को दुरुस्त करने के लिए। पहले सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि बच्चों का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, 4 लाख से ज्यादा बच्चे आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास की मदद लेने के बावजूद भी अभी हम आपको बताएं कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है वो ठप पड़ी हुई है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि अगर सुबह 10 बजे ये वेबसाइट खुलती तो वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते, क्योंकि अब जेईई एडवांस का तक रिजल्ट आ गया। अगर कोई बच्चा 73 नंबर पे और उसके 2 नंबर बढ़ते तो वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाता। अब नीट का एग्जाम जो है वो रीनीट होने वाला है, जेईई का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में वो बच्चे जो अपना एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे थे वो फिलहाल सीबीएसई के इस ओएसएम घोटाले की वजह से अपना फ्यूचर डार्क में देख रहे हैं। एक बार तो घोटाला हुआ समझ में आता है, लेकिन दूसरी बार भी सरकार पूरी तैयारी के बावजूद अगर सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पा रही है तो सवाल यह है कि कमी पूरे सिस्टम में ही है और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा। कॉपी रीवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर सीबीएसई पर क्या आरोप लगे हैं ये भी आपको बताती हूं। छात्रों ने बताया कि सीबीएसई का AWS क्लाउड स्टोरेज बकेट सेफ नहीं है, इससे बिना ऑथेंटिकेशन के डेटा एक्सेस किया जा सकता है। छात्र वेदांत के आंसर शीट में सबसे पहले इसका खुलासा हुआ। वेदांत को गलत आंसर शीट देने का आरोप सीबीएसई पर लगा। फिर धड़ाधड़ 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपनी अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया। कईयों के आंसर शीट में गड़बड़ी देखी गई। तब सीबीएसई और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा, लेकिन ये एक्शन लेने के बावजूद भी नाकाफी साबित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके पीछे जवाबदेही किसकी है? अनामिका, क्या कोई जवाब, क्या कोई एक्सप्लेनेशन सीबीएसई की तरफ से आ रहा है? 10 बजे वेबसाइट खुलनी थी, दोपहर के 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, हो क्या रहा है सिस्टम में? देखिए, आज वेबसाइट क्यों नहीं चली इस पे सीबीएसई का भी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन बार बार सीबीएसई ट्वीट कर रही है और सीबीएसई कह रही है कि हम उन छात्रों का धन्यवाद कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हमारे पोर्टल में खामी है। हमने जो नया ओएसएम टेक्निक लाया है कॉपी जांचने के लिए, आंसर शीट वैल्यूएशन के लिए, उसमें खामी है, ये बताने के लिए हमें धन्यवाद। सीबीएसई को पहले खुद से नहीं पता चला कि उन्होंने जो एक हाई क्लास ओएसएम टेक्निक इस बार अपनाई है उसमें खामियां हैं। आप यकीन मानिए कि 12वीं में पढ़ने वाले छात्र इस ओएसएम पोर्टल को वो हैक कर ले रहे हैं। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, छात्र खुद ये सवाल उठा रहे हैं। और सीबीएसई का कहना है कि वो ये जांच कर रहे हैं कि क्या जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसने इसमें घोटाला किया है, उसकी तरफ से ये गड़बड़ी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चल रही है, जो कि एक बेसिक सबसे बड़ी बात
बात यह है कि व्यवस्था बड़ी लचर है। बार बार दुरुस्त करने की बात कहकर छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंकने की बात की जा रही है। दरअसल अंदर खामी है और उसे दुरुस्त करने की बजाय सब कुछ छात्रों पर डालकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की कर लेंगे। गाजियाबाद से लेकर बरेली तक पुलिस का एक्शन हुआ है। गाजियाबाद में नाबालिग से रेप के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया, तो बरेली में वकील पर जानलेवा हमला करने का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद हुई है। दरअसल 30 मई को पीड़िता के परिजनों ने थाना लोनी बॉर्डर में शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाले सिराज नाम के युवक ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ करीब 3 महीने पहले दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने पॉक्सको एक्ट दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। अब पुलिस एनकाउंटर के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोनी बॉर्डर पर एक वादी द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ सिराज नामक एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया, जिसके उपरांत वो गर्भवती हो गई। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पाइपलाइन रोड पर सघन चेकिंग की जा रही थी, तभी टीला मोड़ से सेवाधाम की तरफ जाने वाली सड़क पर एक स्कूटी तेजी से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं। पुलिस को अपने तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे इस अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। और बरेली में भी पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। वकील और उनके रिश्तेदारों पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाश बिलाल घोसी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 31 मई की रात एडवोकेट ब्रजेश मिश्रा पर चाकू से हमला किया गया था। विरोध करने पर उनके मामा और मामी के साथ भी मारपीट की गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। अब आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बरेली की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी को अरेस्ट किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस का ये एनकाउंटर विपक्ष के गले नहीं उतरता है और इसे धर्म जाति से जोड़कर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के निर्देश बड़े साफ हैं कि अगर कोई अपराधी सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो पुलिस की गोली से उसे घायल भी किया जाएगा और ढेर भी किया जाएगा। अभिषेक बैनर्जी सोशल मीडिया पर विपक्षी नेताओं को थैंक यू लिख रहे हैं। कुछ देर पहले बंगाल में शुवेंदु कैबिनेट का विस्तार भी हो गया और आज से ही ममता की पार्टी पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट शुरू करने वाली है। लेकिन ममता के विधायक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। इधर दिल्ली में राहुल गांधी 3 साल आगे की गोटी सेट कर रहे हैं। राहुल की पार्टी को ममता की हार में भी अपनी जीत दिख रही है। इन सबके बीच सवाल यह भी कि क्या अंडा कांड और डंडा कांड सब फिक्स था? बंगाल में कभी नरमपंथी पॉलिटिक्स नहीं चलती, बंगाल में गरमपंथी सियासत चलती है। लेकिन ऐसी सियासी गर्मी बंगाल ने कभी नहीं देखी थी। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर टीएमसी के दूसरे सांसद कल्याण बनर्जी इस तरह जमीन पर तड़पते दिखे। लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी बंगाल में टीएमसी वर्कर की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन देने हुगली के चंडीतला थाने गए थे। वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पहले उनकी नोकझोंक हुई, फिर चोर चोर की नारेबाजी हुई। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि कल्याण बनर्जी जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कल्याण बनर्जी का कहना है कि उनके सिर पर पत्थर मारा गया। स्टोन वाज थ्रोन एट माय हेड। कल्याण बनर्जी ने चोट की जगहें भी दिखाई, हालांकि वहां कोई जख्म या खून के निशान नहीं मिले।
A stone was thrown at my head. I had fallen down on the road, and that time one CRPF person came and rescued me. I give thanks to that CRPF or CIS. But Bengal police was completely remained silent, mute spectator. बीजेपी कहती है कि कल्याण बनर्जी अटेंशन सीकर है। अभिषेक बनर्जी अंडा कांड के बाद अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कल्याण बनर्जी ने ड्रामा क्रिएट किया। दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। শুভেন্দু অধিকারী চাইছে খুন করে যে কোনো উপায় জোর করে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে। আমি বাংলার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়ে যাই, বাংলার মানুষ আপনারা সচেতন হন। আজ আমায় মারছে, হয়তো আপনি দূর থেকে দেখছেন, কালকে আপনার বাড়ি থেকে এই বিজেপি গুন্ডারা আপনার মেয়েকে যখন টেনে ধরবে, সেদিনকে আপনাদের পাশে কেউ থাকবে না। ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ममता बनर्जी जबरदस्त गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हमले से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ही ममता गुस्से में फुफकार रही हैं। ममता कह रही हैं कि बंगाल की बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि वो कोलकाता के डॉक्टरों को धमकाती है। सरकारी धमकी के बाद ही डॉक्टरों ने अभिषेक बनर्जी का इलाज करने से मना कर दिया। बंगाल के सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। उन पर अंडे फेंके गए। पत्थर मारे गए। अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारे गए। अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए गए। यह सीधा पत्थर अभिषेक बनर्जी के हेलमेट पर आकर लगा था। अगर हेलमेट ना होता तो अभिषेक की खोपड़ी खुल गई होती। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी को पहले कोलकाता के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अपोलो के इलाज से ममता को संतोष नहीं मिला तो अभिषेक को कोलकाता के ही बेले व्यू हॉस्पिटल ले जाया गया। बेले व्यू हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कह दिया कि अभिषेक बनर्जी की छाती पर चोट के निशान के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं। अभिषेक बनर्जी बातचीत कर रहे थे, पूरी तरह होश में थे, इसीलिए डॉक्टर ने कह दिया कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अभिषेक बनर्जी का डिस्चार्ज स्लिप है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि अभिषेक को कोई गंभीर चोट नहीं है, सिर्फ कुछ खरोंचे लगी हैं। नाउ दे आर टोटली लाइन से बेलाइन हो गया। ट्रीटमेंट भी करने बंगाल में किसी को नहीं देता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है, लेकिन आउटसाइडर पार्टी के देता है, खाली तृणमूल कांग्रेस को नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आया, आईटीयू में है, तब भी डॉक्टर को थ्रेट करके, अथॉरिटी को थ्रेट करके। आई एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, दे ट्राइड देयर बेस्ट। क्यों उसको उधर में थ्रेट किया? और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? बेलव्यू में अरे अपेलो तो बोला ना हमको परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे तो इससे झाबुदाव क्या हो सकता है। सॉरी, আমি দুঃখিত বাংলার মানুষের জন্য। এই পরিবর্তন বাংলায় কোনো মানুষ চায়নি। तमतमाई ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को
अस्पताल में भर्ती न करें। ममता ने 15 साल तक बंगाल का राज चलाया। महीना भर पहले तक जो बात ममता के सपने में नहीं आई होगी, ममता को अब वो फेस करनी पड़ रही है। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায়, তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামা হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। अस्पताल वालों ने अभिषेक को एडमिट नहीं किया तो ममता अपने भतीजे को अपने साथ घर लेकर चली गई। फिलहाल घर पर ही अभिषेक बनर्जी का इलाज किया जा रहा है। यहीं पर सीन में राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल का फोन ममता बनर्जी के पास पहुंचा। देखिए, राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ including Omar, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent their tweets, so I have seen it. राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस के सारे नेता बहुत दिनों बाद एक पेज पर आए हैं। इसमें राहुल के लिए मौका है तो ममता बनर्जी के लिए संजीवनी। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एकजुट होगा? क्या अभिषेक पर हमले को इंडी नेशनल इश्यू बना देगा? ममता बनर्जी ने फर्स्ट लीड लेने की कोशिश की लेकिन फेल हो गए। ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी विधायकों की आपात मीटिंग बुलाई गई, लेकिन टीएमसी के 80 में से करीब 60 विधायक ममता के काली घाट वाले घर पर नहीं आए। इसके बाद टीएमसी विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। आज का मीटिंग फॉर द टाइम बिंग हम पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने खुद का कंस्टिट्यूएंसी में वो लोग बिजी है। ये प्रोटेस्ट रैली और हमारा वर्कर लोगों को ऊपर जो हैरासमेंट पुलिस का हो रहा है, ये टाइम पे उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। अब ममता बनर्जी की पार्टी 1 जून से प्रोटेस्ट करेगी। 2 जून को ममता बनर्जी खुद ही धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी को अगर पार्टी बचानी है तो उनको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। ममता को इसी काम में महारत है। ममता अब यही करने जा रही हैं। ममता बनर्जी के विधायक मीटिंग में नहीं आ रहे। ममता के सारे सांसद बाहर नहीं निकल रहे। ममता के कॉर्पोरेटर पार्टी मीटिंग्स पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, प्रेशर में ममता की पार्टी टूटकर बिखर जाए। नंबर 2, तृणमूल के विधायक और सांसद पाला बदल लें। और नंबर 3, ममता सबको एकजुट करें और फिर ताकत बढ़ाएं। अभिषेक बनर्जी पर हमले से बढ़कर ममता के लिए दूसरा कोई मौका नहीं हो सकता। ममता के लिए अच्छी बात यह है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेता उनके साथ हैं, लेकिन इस पार्टी के जो नेता बंगाल में हैं, वो ममता के साथ बिल्कुल नहीं हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है। जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये
टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। पता नहीं राहुल को याद है या नहीं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को जरूर याद होगा। ये तस्वीरें 31 जनवरी 2024 की हैं। राहुल गांधी जब बंगाल के मालदा में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तब ममता राज में टीएमसी के गुंडों ने राहुल की गाड़ी पर पत्थर मारे थे। राहुल गांधी की कार का शीशा चकनाचूर हो गया था। तब 24 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन ममता ने गठबंधन होने नहीं दिया था। कांग्रेस बंगाल में केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, और ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा ने हिंसा का तांडव प्रारंभ कर दिया है, और ये बंगाल के लिए बहुत बुरा है और देश के लिए भी बड़ा बुरा है। कोई भी हो, किसी के खिलाफ भी हो, हिंसा स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो टीएमसी के खिलाफ हो या पहले जो है टीएमसी या कोई और किसी अन्य के खिलाफ करते थे। हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की पुरानी अदावत है। उनकी बातों पर यकीन न हो तो ममता की पार्टी के एमपी सौगत रॉय को सुन लीजिए। 2 दिन पहले बंगाल में सौगत रॉय की गाड़ी पर अंडे फेंके गए थे। अब वो कह रहे हैं कि जब हम पलटवार करेंगे तो देखिएगा। वो आक्रमण करके हमें स्तब्ध कर देने चाहते हैं ताकि हम लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं करें। यही उसका कायदा है। एक तरफ ऊपर में बोल रहे कि हम शांति रखेंगे, दूसरी तरफ आक्रमण करते हैं, हमें अपमान करने का। लेकिन कुछ दिन सहने के बाद हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे। अब देखेंगे, हम मैदान में उतरेंगे, ममता बनर्जी खुद उतरेगी, तो देखते रहिए। तो क्या बंगाल में बदला पॉलिटिक्स इसी तरह चलती रहेगी? क्या बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र नहीं बदलेगा? सबसे मौजूद सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी की शह पर टीएमसी नेताओं को मजा चखाया जा रहा है या बंगाल की जनता का गुस्सा निकल रहा है? बंगाल में ये वीडियो वायरल है। अभिषेक बनर्जी पर हमले से पहले सोनपुर की कुछ महिलाएं हाथों में अंडे लेकर अभिषेक बनर्जी का इंतजार करते दिख रही थी। एक पहलू यह भी है कि बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी पर हमले के केस में जिन 6 लोगों को पकड़ा है वो टीएमसी के पुराने कैडर वाले कहे जा रहे हैं। 321 लोगों का हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी कर्मी, लाखों घरों को उजाड़ने वाला, हजारों परिवार को बंगाल छोड़ने पर मजबूर करने वाला, करोड़ों की संख्या में लोगों पर मिथ्या मामला करने वाला अभिषेक बनर्जी आज चोर चोर के स्लोगन के साथ सोनारपुर की जनता ने उसका स्वागत किया है, और वो जो आरोप लगा रहा है वो मिथ्या आरोप है। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। हमारा सरकार तो नहीं है कि आपका मुख्यमंत्री तब का विरोधी दलों नेता को जला देना, पेट्रोल और केरोसिन से और डीजल से गाड़ी को, उसका नौबत आया था। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नजदीक वाले हैं, काउंसिलर के नजदीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया? क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहां पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बंगाल चुनाव ने देश की सियासत को सचमुच बदल दिया है। जीत नरेंद्र मोदी को मिली है, इसका फल राहुल गांधी चखना चाहते हैं। 4 मई के बाद क्षेत्रीय दल कमजोर हुए हैं,
राहुल की लीडरशिप को चुनौती देने वाले हार गए। अब राहुल अपनी लीडरशिप में विपक्ष को एकजुट करने पर काम कर रहे हैं। राहुल का लक्ष्य क्या है? राहुल का लक्ष्य है विपक्ष का सर्वमान्य नेता बनकर 29 में मोदी को चैलेंज करना। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी राहुल को नेता नहीं मानती। बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता का अप्रोच बदल गया। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल भी राहुल को नेता नहीं मानते थे। दिल्ली की गद्दी गंवाने के बाद केजरीवाल का भी अप्रोच बदल गया। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को राहुल की लीडरशिप से कोई खास दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि अखिलेश यूपी में बॉस रहना चाहते हैं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे पहले ही राहुल गांधी को बॉस मान चुके हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव भी बिहार हारने के बाद राहुल का विरोध करने की स्थिति में नहीं है। राहुल को नुकसान बस तमिलनाडु में हुआ है। स्टालिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। पिछले 12 साल में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कभी हरा नहीं पाए, लेकिन पिछले 12 साल में राहुल गांधी ने विपक्ष के क्षेत्रीय दलों को जरूर कमजोर कर दिया। जो दल कांग्रेस का खाद पानी लेकर आगे बढ़ रहे थे, राहुल ने उनको फिर से कांग्रेस पर निर्भर कर दिया। बंगाल में टीएमसी की पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए ममता को राहुल गांधी के सपोर्ट की दरकार है। इसी तरह यूपी में अखिलेश को राहुल की जरूरत है, जबकि राहुल की पार्टी सपा और बसपा को एक ही तराजू में रखकर चल रही है। एक रात में फुटबॉल फैंस की भीड़ ने पेरिस को जला दिया, दुकानों को लूट लिया, पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई, पुलिस स्टेशन तोड़ दिया गया, सड़क सड़क पर आगजनी की गई, आईफिल टावर पर तक काला हो गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर बवाल मचा है। पेरिस की सड़क पर भीड़ हिंसक हो गई है। पेरिस की सड़क पर गाड़ियों को आग लगा दी गई है। पेरिस की सड़क पर भीड़ उत्पात मचा रही है। पेरिस की सड़क पर पुलिस के सामने पटाखे चलाए जा रहे हैं। पेरिस की सड़क पर पुलिस भीड़ में उत्पातियों को पकड़ रही है। पेरिस में सड़क पर भीड़ कार में तोड़फोड़ कर रही है। पेरिस की सड़क पर भीड़ ने जगह जगह गाड़ियां फूंक दी हैं। पेरिस की सड़क पर भीड़ को पुलिस दौड़ा रही है। पेरिस की सड़क पर गाड़ियां उल्टी पड़ी हुई हैं। पेरिस की सड़क पर केवल और केवल आग और काला धुआं दिखाई दे रहा है। भीड़ हजारों की है और उस भीड़ में आर पार वाली आतिशबाजी हो रही है। उग्र भीड़ सड़क पर कपड़े उतारकर जश्न मना रही है। रात के 3 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन एफिल टावर के पास आतिशबाजी ऐसी हो रही है जैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए हों। न मरने का डर, न घायल होने का खौफ, भीड़ दे दनादन आतिशबाजी करती जा रही है। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस गोले दाग रही है। रात के 2:30 बजे देखिए सड़क पर भगदड़ मच गई। भीड़ बिना देखे भाग रही है। पुलिस एक्शन से बचने के लिए जिसे जिधर जगह मिल रही है वो उधर भाग रहा है। आगजनी, आतिशबाजी और उत्पात ऐसा मचाया गया कि एफिल टावर की लाइटें बंद हो गईं। लग रहा है जैसे वो काला पड़ गया। एक तरफ पुलिस के जवान हैं, दूसरी तरफ भीड़ के उत्पाती जिन्होंने आग लगा दी
और फिर कूद कूद कर जश्न मना रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। सड़क पर इन समर्थकों को देखिए कैसे आतिशबाजी को, पटाखों को बम की तरह सड़क पर फेंका जा रहा है। पटाखा फटते ही देखिए कैसे आतिशबाजी फूट रही है, चिंगारियां निकल रही हैं। दूसरी तरफ सड़क पर सामने फ्रांस की पुलिस खड़ी है, लेकिन पुलिस को देखकर भीड़ के ये लोग और ज्यादा पटाखे फोड़ रहे हैं, पुलिस पर प्रहार कर रहे हैं। सड़क पर पटाखे फोड़ने वाली ये तस्वीर तो और भी ज्यादा भयानक है। पटाखे वाली रॉड से आतिशबाजियां निकल रही हैं और ये उग्र लोग सामने पुलिस पर निशाना लगा लगाकर रॉड से चिंगारी वाला पटाखा पुलिस पर मार रहे हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के नीचे तक चिंगारी और पटाखे जा रहे हैं। हाथ में ज्वलनशील पटाखा लिए इस शख्स को देखिए, जैसे लग रहा है सड़क पर मशाल लेकर भाग रहा हो। मौका पाते ही पुलिस की टोली सड़क पर आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन जब पटाखों का वार तेज हो गया तो पुलिस की टीम पीछे हटती दिख रही है। सड़क के चौराहे पर हजारों की भीड़ इकट्ठा है। 2-3 तो ट्रैफिक बत्ती वाले खंबे पर चढ़ गए हैं और जश्न मना रहे हैं। आगजनी की यह तस्वीर देखिए, पेरिस की सड़क पर भीड़ बेतहाशा भाग रही है। उग्र भीड़ ने जश्न की आड़ में दर्जनों साइकिलों को फूंक दिया है। पीछे पीछे पुलिस है, आगे आगे भीड़ भागे चली जा रही है। सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाने वाली भीड़ ने पुलिस को रोकने के लिए साइकिलों को सड़क पर गिरा दिया है। साइकिलों को बैरिकेड की तरह लगा दिया है। पुलिस अब उन साइकिलों को हटा रही है। सड़क पर अब भीड़ को हटाने के लिए पुलिस बल प्रयोग कर रही है, डंडे चला रही है और भीड़ बेतरतीब ढंग से भागे चली जा रही है। पेरिस की सड़क पर भीड़ का उन्माद दिख रहा है। पटाखों के धमाके किए जा रहे हैं। जानबूझकर सड़क पर खड़ी महंगी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है, फिर उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। दुकानों को लूटने के लिए उनको लोहे की रॉड से तोड़ा जा रहा है। पेरिस की उन्मादी भीड़ में ये कार फंस गई, जिसमें 2 लड़कियां हैं। दोनों डरी हुई हैं और तभी एक शख्स ने विंडो के शीशे पर लात मारी और शीशा चकनाचूर हो गया, जिसके अंदर बैठी लड़की घायल हो गई। भीड़ के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का कोई डर नहीं है। शोरूम के अंदर की इन तस्वीरों को देख लीजिए। भीड़ अंदर तक पहुंच गई है और फिर सामान लूटा जा रहा है, दुकान को बर्बाद किया जा रहा है, सामान फेंका जा रहा है। जश्न मनाने वाली भीड़ केवल और केवल पेरिस को बर्बाद कर रही है। पुलिस या तो आग बुझा रही है या फिर उत्पात मचाने वालों को सड़क से दूर कर रही है।